रात के 10 बज रहे थे। शोएब आदिल के कमरे में आ गया। भाई, 2 घंटे के बाद समायरा का बर्थडे है, क्या करना है? दोनों जल्दी से किचन में आ गए। वहां एक सर्वेंट पहले से ही था। दोनों ने केक बेक करने के लिए सारा सामान उससे जल्दी जल्दी मांगा। वो भी केक बनाने में उनका साथ देने लगा। दोनों ने बड़ी मोहब्बत के साथ पिंक आइसिंग के साथ समायरा के लिए केक तैयार किया। हाँ, केक बिल्कुल परफेक्ट नहीं बन पाया था, लेकिन उसमें अपनी बहन के लिए प्यार कूट कूट कर भरा था। 12 बजने में कुछ मिनट ही बाकी थे। घर के सारे सर्वेंट्स डाइनिंग रूम में आ चुके थे। रूम भी थोड़ा सा सजा दिया गया था। बर्थडे पॉपर्स शोएब पहले ही मंगा चुका था। आदिल जल्दी से अपने रूम में गया और जो गिफ्ट वो समायरा के लिए लाया था अपने पॉकेट में रखकर उसको जगाने के लिए गया। वहां समायरा नहीं थी। उसे हैरानी हुई। वो बाहर आया तो समायरा की चहकने की आवाज नीचे डाइनिंग रूम से आ रही थी। नीचे जल्दी से जा पहुंचा। समायरा 17 साल की होने वाली थी। उसने उसके बचपन को याद किया। जब मॉम की डेथ हुई थी तब वो सिर्फ 8 साल की थी। डैड के डेथ की वक्त वो सिर्फ 10 साल की थी। वो सब याद ही कर रहा था। तभी घड़ी में 12 बजने का अलार्म हुआ। सभी ने समायरा को बर्थडे विश किया। समायरा ने जब केक को देखा तो उसे रोना आ गया। आज घर में काफी अच्छा माहौल था। सारे सर्वेंट्स भी समायरा को दुआ दे रहे थे, क्योंकि वो सबका ख्याल रखती थी। अगर कभी उनको किसी चीज की दिक्कत होती थी तो समायरा उनकी हेल्प करती थी। सब उसके लिए कुछ ना कुछ तोहफे लेकर आए ही थे। शोएब ने भी उसको गिफ्ट दिया। आदिल ने उसके लिए खरीदी हुई रिस्ट वॉच उसको पहना दी। आदिल ने सभी से कहा, आज शाम को घर में बड़ी पार्टी होनी है, सबको अच्छे से तैयारी करनी है। अब आप सब जाएं और सो जाएं, सुबह आपको बहुत सारा काम करना है। फिर तीनों भाई बहन एक ही कमरे में जाकर सो गए, जैसे वो सभी के बर्थडे पर करते थे। उन तीनों में से जिसकी भी सालगिरह होती थी, तीनों उसके कमरे में जाकर सो जाते थे। सुबह आदिल जल्दी उठ गया। वो समायरा के कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गया और अपने पीए को व्हाट्सएप किया कि वो आज ऑफिस नहीं आएगा, और उसने शाम की पार्टी के लिए इनवाइट भी किया। इसके साथ उसने मैसेज किया वो एक लिस्ट भेज रहा है जिनको शाम की पार्टी के लिए इनवाइट करना है। सुबह के 8 बज चुके थे। आज उसने अपने मॉम डैड के कमरे में जाने की सोची। वो उनके कमरे में नहीं जाता था। सिर्फ उस दिन ही वो उनके कमरे में जाता था जिस दिन उनकी सालाना फातिहा होती थी। लेकिन आज उसने उनके कमरे में जाने का सोचा। वो नीचे गया और राधा आंटी से अपने मॉम डैड के कमरे की चाबी मांगी। राधा आंटी भी आदिल की इस बात पर हैरत कर रही थी कि इतने सालों में कभी आदिल उनके रूम में नहीं गया, लेकिन आज जरूर वो काफी परेशान है। 2 साल पहले उसने चाबी मांगी थी और रूम में गया था। उस दिन वो बहुत रो रहा था। शोएब का एक्सीडेंट हो गया था और वो आईसीयू में एडमिट था। उस दिन वो उनके रूम में गया था और आज का दिन है जब उसने वहां की चाबी मांगी। राधा आंटी ने बिना कुछ पूछे उसको चाबी दे दी। सिर्फ राधा आंटी ही उस कमरे की सफाई करती थी और किसी भी सर्वेंट को उस कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। आदिल ने चाबी लेकर उनके रूम का दरवाजा खोला। रूम पूरा साफ था। धूल का कोई नामो निशान नहीं था। राधा आंटी वहां की बेडशीट रोज चेंज करती थी। रख रखाव भी वही करती थी, इसलिए रूम चमक रहा था। आदिल अपने पेरेंट्स के बेड पर बैठ गया। कुछ देर तक बैठा रहा। फिर वो उठा और अपनी मॉम की अलमारी खोली। उनकी ड्रेसेस, उनकी ज्वेलरी सब करीने से रखी हुई थी। आदिल ने याद किया उसकी मॉम को ज्वेलरी का बहुत शौक था। वो कहीं भी घूमने जाती थी तो वहां की ज्वेलरी जरूर खरीदती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अलमारी बंद की, फिर बेड पर आके बैठ गया। काफी देर तक बैठा रहा, चुपचाप बस अपने बचपन को याद करता रहा। कैसे उसकी मॉम उसको प्यार करती थी, उसकी जिदें पूरी करती थी, उसको स्कूल के लिए तैयार करती थी। जब वो लंदन जा रहा था तब वो कितना रोई थी और हर 3 महीने पर उससे मिलने आ जाती थी। लेकिन फिर वो कार एक्सीडेंट, उसकी मॉम की डेथ हो गई। कार वो खुद ड्राइव कर रही थी। उनका बैलेंस बिगड़ गया और कार एक ट्रक में जाकर टकरा गई और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। तभी से आदिल के डैड ने आदिल से प्रॉमिस लिया था कि वो कहीं भी जाएगा तो कार ड्राइवर ही चलाएगा। वो खुद कभी ड्राइव नहीं करेगा
और अपने डैड का प्रॉमिस वो नहीं तोड़ता जब तक कोई खास वजह ना हो। ड्राइवर ही उसकी कार ड्राइव करता था। साइड टेबल पर उसके मम्मी पापा का फोटो फ्रेम रखा था और एक दूसरा फोटो फ्रेम जिसमें आदिल, शोएब और छोटी समायरा मॉम की गोद में बैठी हुई है। उन दोनों तस्वीरों को आदिल ने गौर से देखा, फिर ठंडी सांस लेकर वैसे ही रख दिया जैसे वो पहले रखी थी। फिर वो डैड के अलमारी के पास गया, उसको खोलने की कोशिश की लेकिन वो खुली नहीं। उसने टेबल की ड्रॉवर में चाबी को खोजा लेकिन चाबी नहीं मिली। उसने राधा आंटी को आवाज लगाई, वो जल्दी जल्दी ऊपर आई। आदिल ने उनसे कहा, डैड की अलमारी की चाबी दे दीजिए। लेकिन राधा आंटी ने कहा, वो बड़े साहब की अलमारी नहीं खोलती और चाबी भी उनके पास नहीं है, वो तो सालों से ऐसे ही बंद है। चाबी ना होने के कारण उसकी सफाई भी नहीं हो पाती। ओह अच्छा, एक काम करें, अलमारी की चाबी बनवाएं और इसकी भी सफाई करवाएं। जब भी चाबी बन जाए तो प्लीज मुझे बता देना और ये काम आज ही करवा लें। आदिल ने राधा आंटी को इंस्ट्रक्शंस दिए। फिर उस कमरे की चाबी राधा आंटी के हाथ में देते हुए वो वहां से चला गया और चलते वक्त कहा, नीचे लिविंग रूम में कॉफी भिजवा दें। आदिल जब लिविंग रूम में पहुंचा तो वहां उस वक्त शाम को होने वाली पार्टी को लेकर काफी शोर शराबा था। सभी तैयारियों में जुटे थे। आज उसका आराम करने का मन कर रहा था तो जाकर सोफे पर लेट गया। अपना मोबाइल निकालकर गेम खेलने लगा। आदिल कभी कभी मोबाइल पर गेम खेलता था। वैसे आदिल को टेनिस खेलने का भी काफी शौक था और वो अच्छा प्लेयर भी था। कॉलेज टाइम में वो अपने कॉलेज की तरफ से टूर्नामेंट्स खेलने जाता था, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ ने उसको सब कुछ भुला दिया था। अपने लिए काफी कम समय निकाल पाता था। वो आराम से सोफे पर लेटे वीडियो गेम खेलने में बिजी हो गया। घर में तैयारियों के शोर से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस गेम जीतने की कोशिश में लगा हुआ था। 1 घंटा कब बीत गया उसे पता नहीं चला। गेम खेलने के बाद वो YouTube पर वीडियोस देखने में लग गया। आज उसका कुछ भी करने का मन नहीं था। वीडियो देखने के बीच में कायनात की कॉल आ गई। उसने जल्दी से उसकी कॉल पिक की। कायनात ने उसे अपने साथ मार्केट आने को कहा। वो समायरा के लिए गिफ्ट लेने जा रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके लिए क्या ले। वो उसकी पसंद नहीं जानती थी। आदिल ने कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूं, तुम मॉल आ जाओ। इतना कहकर वो सोफे से उठा और रूम में तैयार होने चला गया। थोड़ी देर में वो कायनात के सामने था। आदिल ने बताया कि समायरा को हैंडबैग्स काफी पसंद है। फिर दोनों एक बैग के शोरूम में आ गए, जहां पर कायनात समायरा के लिए हैंडबैग देखने लगी। उसे एक गर्ली हैंडबैग काफी पसंद आ गया। उसने आदिल को भी उसे दिखाया। आदिल ने भी कायनात की चॉइस पर अपनी मुहर लगा दी और दोनों गिफ्ट पैक करवाकर बाहर आ गए। आदिल की नजर फिर उसी शॉप पर गई जहां पर पहले उसने कायनात के लिए गाउन देखा था। वो वहीं ठहर गया। कायनात बाकी शॉप्स को देखते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी उसने पीछे देखा तो आदिल पीछे खड़ा था। वो वापस गई और आदिल से पूछा, क्या हुआ, तुम मूर्ति क्यों बन गए हो? आदिल के जवाब ना देने पे उसकी नजरें वहां गई जहां आदिल की नजर थी। ओ, तुमको वो गाउन लेना है, बहुत खूबसूरत है। तुम समायरा के लिए लेना चाहते हो, लेकिन समायरा अभी बच्ची है, उस पर ऐसे गाउन सूट नहीं करेंगे। कायनात ने आदिल से कहा, नहीं, ये मैं समायरा के लिए नहीं, तुम्हारे लिए लेना चाहता हूं, मुझे ये काफी पसंद है। आदिल ने कायनात को देखकर कहा, मैं चाहता हूं कि इस गाउन को पहनकर तुम शाम की पार्टी में आओ। कायनात उसकी बातें बस सुने ही जा रही थी। पहले तो उसने कहा, नहीं, फिर कहा, ठीक है, तुम मेरे लिए ले सकते हो। कायनात की बात सुनकर आदिल का दिल तो बाग बाग हो गया। वो तुरंत उस शॉप पर गया और उस गाउन को पैक करवा लिया। फिर दोनों पार्किंग लॉट में आ गए। आदिल ने वो गाउन का बॉक्स कायनात की कार में रख दिया और कहा, इसे पहनकर जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहकर वो भी अपनी गाड़ी में बैठ गया। दोनों की कार एक साथ वहां से निकल गई। आदिल घर आ चुका था। वो अपने कमरे में गया। वो बस बैठ ही रहा था कि अचानक से उसे मुफ्ती साहब का दिया हुआ वो पेपर याद आया जो उन्होंने उसको दिया था। आदिल के मुंह से शिट निकला और अपने आप पर गुस्सा करने लगा कि उसने उस पेपर को अभी तक पढ़ा क्यों नहीं। वो अपना कोट ढूंढने लगा। वो कमरे में नहीं था। वो भागते हुए नीचे गया और एक सर्वेंट से पूछा, उसका कोट कौन लेकर आया था? सर, वो कोट तो क्लीनिंग रूम में है, ड्राई क्लीन होगा।
इतना सुनते ही वो सीधे वॉशिंग एरिया में गया जहां पर सारे कपड़े धुलते थे। एक सर्वेंट कोट साफ कर चुका था और वो कोट टांग दिया गया था। उसको देखते ही आदिल के मुंह से निकला, अरे यार ये क्या कर दिया, तुमने कोट को धो दिया। आदिल ने खींचते हुए कहा, हाँ सर, कपड़े धोने वाले नौकर ने कहा। और फिर उसने सामने से एक पेपर और कुछ विजिटिंग कार्ड निकालकर आदिल को दिए। सर ये आपके कोट की पॉकेट से मिले हैं। आदिल की जान में जान आई। उसने फौरन उस पेपर को उसके हाथ से लिया। विजिटिंग कार्ड्स को उसने नहीं पकड़े तो वो जमीन पे गिर गए। उस पेपर को आदिल फौरन अपने कमरे में लेकर आया और पढ़ने लगा। वो उर्दू में लिखा था। मुफ्ती साहब ने उसमें जो बातें लिखी थी वो थोड़ी परेशान करने वाली थी। उसने तुरंत उनको कॉल किया लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। आदिल बेसब्र हो रहा था। बिना इंतजार किए उसने उनके मदरसे में कॉल लगाई तो उधर से आवाज आई, वो अभी आउट ऑफ इंडिया हैं, 2 दिन बाद आएंगे। आदिल ने उनकी बात सुनकर कहा, जैसे ही वो आए उनको मुझे कॉल करने के लिए बोलिएगा, मेरा नाम आदिल है, वो समझ जाएंगे। उधर से भी आवाज आई कि आते ही उनको आपका पैगाम दे दिया जाएगा। आदिल ने मन ही मन दुआ की कि सब ठीक हो। जो मुफ्ती साहब ने लिखा है अगर वो सच है तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। आखिर उस कागज में मुफ्ती साहब ने ऐसा क्या लिखा था जिसकी वजह से आदिल परेशान हो उठा। कब तक इंतजार करना होगा उसे? मुफ्ती साहब वापस आएंगे या उनकी भी हत्या कर दी जाएगी, इससे पहले कि वो कोई राज आदिल के सामने खोल सकें। जानने के लिए सुनते रहिए सुपर पावर्स की दुनिया।